हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 12 का यूनिट नंबर 4, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह से वर्क करती हैं। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स विज्ञान तथा इंजीनियरिंग की वह क्षेत्र है जो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता पर आधारित संयंत्रों एवं उनके उपयोग के बारे में ज्ञान कराता है। कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर में हम लोग जो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण डिवाइसेस बनाई गई हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। 1930 तक सन 1930 तक जो इलेक्ट्रॉन की गति थी उसके बारे में सिर्फ निर्वात और वायु में ही इसकी खोज की जा रही थी, उसके माध्यम से डिवाइसेस को वर्क कराया जा रहा था। लेकिन 1930 के बाद इसे अर्धचालकों में भी खोजा गया और उसमें जो है अर्धचालकों के कारण जो यंत्र बनाए गए उनके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि अब 1930 के बाद से अर्धचालकों में इसकी खोज की गई और उस पर जो है आधारित यंत्र भी बनाए जा चुके हैं। तो हम लोग मेनली यहाँ पे इस चैप्टर में अर्धचालकों के बारे में ही पढ़ेंगे और जानेंगे क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके संबंधित जो डिवाइसेस हैं उनके बारे में। तो जो हम लोग का पहला टॉपिक है इसमें वो है ठोसों में ऊर्जा बैंड, कि किस तरह से ठोसों में हमें ऊर्जा बैंड देखने को मिलता है उसके बारे में समझेंगे। तो ठोसों में ऊर्जा बैंड, एनर्जी बॉन्ड्स इन सॉलिड्स, की एनर्जी बैंड्स किस तरह से होते हैं सॉलिड में उनके बारे में जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो कोई भी ठोस पदार्थ है वो परमाणु से मिलकर बना है, या फिर कह सकते हैं कोई भी पदार्थ वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के बाहर चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। उनकी अपनी एक निश्चित कक्षा होती है जिनमें वे चक्कर लगाते हैं। उनमें जो चक्कर लगा रहे होते हैं उसकी वजह से उनके अंदर एक ऊर्जा होती है जिसे हम लोग कहते हैं गतिज ऊर्जा। मतलब उनकी गति के कारण जो ऊर्जा आती है वो होती है गतिज ऊर्जा। और जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन हैं उनके अंदर जो स्थिर ऊर्जा होती है वो नाभिक द्वारा लगाए गए आकर्षण बल के कारण होती है। तो अगर देखा जाए तो जो परमाणु हैं उनके पास मुख्यतः दो तरह की ऊर्जाएं होती हैं, एक तो गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थिर ऊर्जा। तो दोनों ऊर्जाओं के योग को हम लोग दर्शा सकते हैं इस फार्मूले से, ठीक है ना। इस फार्मूले से हम लोग उनकी गतिज ऊर्जाओं और स्थिर ऊर्जाओं के योग के बारे में पता लगा सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर कितनी ऊर्जा है। तो अगर देखा जाए तो किसी जेड परमाणु क्रमांक के परमाणु की nवीं कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समीकरण En बराबर होता है -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्ञात कर सकते हैं कि nवीं कक्षा का मतलब क्या है। यहाँ पे n जो है उसकी मुख्य क्वांटम संख्या है। मुख्य क्वांटम संख्या से तात्पर्य है कि अगर k कोष में है या l, m, n जिस भी कोष में है उसके लिए हम लोग n का मान 1, 2, 3, 4 रख सकते हैं, जिस भी कोष में रहेगा। और उससे हम लोग उसकी गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के पास कितनी ऊर्जा है उसको हम लोग इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, जहां n क्या हो जाता है हम लोग का मुख्य क्वांटम संख्या है। किसी पृथक्कृत परमाणु के विभिन्न इलेक्ट्रॉन की विभिन्न कक्षाओं में ऊर्जा स्तरों का निरूपण समान लंबाई की क्षैतिज रेखाओं द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग जो भी परमाणु लेंगे उसकी जो कक्षाओं में ऊर्जा है उसको हम लोग किससे दर्शाएंगे, क्षैतिज रेखाओं के द्वारा दर्शाएंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया गया, किसी पृथक्कृत परमाणु मतलब अलग अलग परमाणुओं के विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की विभिन्न कक्षाओं में ऊर्जा स्तरों का निरूपण हम लोग समान लंबाई की क्षैतिज रेखाओं द्वारा करेंगे। मतलब क्षैतिज रेखा एक सीधी रेखा खींचकर हम लोग उसकी ऊर्जा के बारे में बताएंगे। ऐसे आरेख की ऊर्जा स्तर आरेख को हम लोग कहते हैं, है ना। ऐसे आरेख को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर आरेख कहते हैं। कहने का मतलब जो उसके ऊर्जा को दर्शाने के लिए हम लोग क्षैतिज लाइन खींचेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्जा स्तर आरेख कहेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एनर्जी लेवल डायग्राम, या फिर संक्षेप में हम लोग कह सकते हैं ELD। तो इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं कि क्या होता है ऊर्जा लेवल डायग्राम, है ना, या फिर कह सकते हैं ऊर्जा स्तर
आरेख क्या होता है, एनर्जी लेवल डायग्राम, उसके बारे में हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे। और वो उदाहरण लेते हैं हम लोग सोडियम परमाणु का। तो देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम लोग उदाहरण के लिए सोडियम परमाणु को लेते हैं तो हम लोग जानते हैं कि सोडियम परमाणु में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सोडियम परमाणु में कितने होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन जाता है वो K में, फिर 8 L में, और एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन चला जाता है M कोष में। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन चला गया K में और 8 इलेक्ट्रॉन चला गया L में और M में गया 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन K के पास जो उपकोष की संख्या होती है वो होती है 0। K के पास कोई उपकोष नहीं होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं K में एक ही उपकोष है S, और L में जाएंगे तो L में होता है 2, है ना। L में होते हैं 2 उपकोष S और P, और M में होते हैं 3 S P और D। इस तरह से S P D इसमें उपकोष भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो अगर देखा जाए किसी भी परमाणु में जो कक्षाएं या कोष होते हैं वो इस तरह से वितरित होते हैं K, L, M और N में, जिनमें N बराबर होता है 1, L बराबर हो जाएगा यहाँ 2, M के प्लेस पर रखें 3 और N बराबर होता है 4। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो उसके लिए फार्मूला होता है, किसी भी कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2n²। कहने का मतलब अगर यहाँ n की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो उस कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग n बराबर 1 रखते हैं, है ना, n बराबर अगर 1 रखते हैं इसमें, तो 2 1 का स्क्वायर मिल जाएगा हमें। सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अगर n बराबर हम लोग 2 रखते हैं तो 2 और 2 का स्क्वायर, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 2 दूना 4 और 2 4 दूनी 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 3 रखेंगे n बराबर 3, यहाँ 2 और 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। n बराबर 4 रखेंगे तो यहाँ पे 2 और 4 के साथ 4 चौक 16 और 16 दूना 32। तो किसी भी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 2n² होती है। ठीक, किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2n² होती है। तो इस तरह से हमने पता कर लिया कि 2, 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। उपकोषों की संख्या की बात करें तो K में कितने उपकोष हो जाएंगे? 1। सिर्फ कौन सा? S। L में 2 उपकोष हो जाएंगे S और P। M में S P D। ऐसे N में हो जाएगा हम लोग का S P D F। इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होगा इनके कोषों में वो होगा 2, है ना। कहने का मतलब K में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। और फिर यहाँ पे देखा जाए ये S हो गया सिर्फ, यहाँ S और P, यहाँ S P D, यहाँ S P D और F। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है उनके उपकोषों में किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं सोडियम परमाणु का एग्जाम्पल। जो पीछे हम लोगों ने देखा ऊर्जा स्तर आरेख के बारे में, तो यहाँ पे हमने ऊर्जा स्तर आरेख ELD को खींच रखा है सोडियम परमाणु के लिए। अब सोडियम परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उनमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन जाता है वो पहले कोष में जाता है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो अब चूंकि पहले कोष में जो कोष की संख्या केवल 1 है तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक लाइन खींच रखी है, ठीक है, S लाइन। जो दूसरा हम लोग का कोष है L कोष, उसमें 2 कोष होते हैं, इसलिए हमने 2 लाइन खींच रखी है, एक S के लिए और दूसरी P के लिए। और तीसरे में होते हैं 3 उपकोष, है ना, M में 3 उपकोष होता है, तो 1, 2, 3 लाइन खींच रखी है। अब हमारे पास कुल मिला के सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 11 इलेक्ट्रॉन सिर्फ M कोष के पहले उपकोष तक ही जा पाता है। यहाँ पे देखते हैं K में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को दर्शा दिया पहले ऊर्जा स्तर आरेख में। और L में अपने 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 जाएगा S में, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, और P में जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बना दिया है। अब हमारे 10 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, बचा हमारा 1 इलेक्ट्रॉन जो चला जाता है M में, जो उसके पहले ऊर्जा स्तर आरेख में चला जाता है 3s में। इस तरह से हम लोग ELD डायग्राम को हम लोग खींच सकते हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें भी जा सकता है, इस ऊर्जा स्तर में, और इसमें भी जा सकता है, लेकिन अगर इसको पर्याप्त ऊर्जा दी जाए तब ये और अन्य ऊर्जा स्तरों में जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार हमने समझा कि क्या होता है ऊर्जा स्तर आरेख। ऊर्जा स्तर आरेख के बारे में हम लोग समझ गए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
तो दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग लिथियम परमाणु का। लिथियम परमाणु में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन K में जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा L में। हम लोग जानते हैं जो K में उपकोष की संख्या होती है, इसमें K में उपकोष संख्या होती है 1 और इसमें होती है 2, अर्थात यहाँ पे देखा जाए तो इसमें उपकोष हो गया S और इसमें पाया जाता है S और P। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा S में और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन सिर्फ S में जाएगा, जो P वाला है वो खाली ही रहेगा। तो देखा जाए इस तरीके से यहाँ पे K में इलेक्ट्रॉन पूरे भरे होंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ S बॉन्ड है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 भी इलेक्ट्रॉन पूरा भरे हुए हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे पूर्ण बैंड, है ना, फिल्ड बैंड, मतलब पूरा भरा हुआ बैंड है। क्योंकि यहाँ पे अपने पास K में सिर्फ क्या है, एक उपकोष है जिसका नाम है S और S में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरा जा चुका है। फिर जाते हैं L में देखते हैं सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जा पा रहा है और यहाँ पर ये हो गया अपना 1s2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2s2। लेकिन 2s2 होता है पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ कितना है, एक ही भरने के लिए हमारे पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा और 1 के लिए अभी भी हमारे पास जगह खाली है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये आधा भरा है और आधा खाली है, तो इसे आधा भरा बैंड हम लोग बोलते हैं, हाफ फिल्ड बैंड। और उसके आगे अगर हम लोग बढ़कर देखते हैं M में, तो M में यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, क्योंकि लिथियम के पास M में भरने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसे हम लोग बोल देंगे रिक्त बैंड, कि ये एम्प्टी या फिर अनऑक्युपाइड बैंड है। अब यहाँ पे जो हमने ये 100 लिखा है, 200 लिखा है, ये हमने एक एग्जांपल लिया है कि मान लो लिथियम का हमने कोई टुकड़ा लिया जिसमें 100 परमाणु हैं, ठीक है। लिथियम का हमने कोई टुकड़ा लिया उस जिसमें कितने परमाणु हैं, 100 परमाणु। अगर 100 परमाणु हैं तो जाहिर सी बात है, अगर 100 परमाणु है तो पहले K वाले में 100 ऊर्जा स्तर बनेगा, एक परमाणु के लिए एक ऊर्जा स्तर, 100 ऊर्जा स्तर, और 100 में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 200। 100 ऊर्जा स्तर, एक परमाणु में एक ऊर्जा स्तर S वाले में होता है, S वाले में एक ऊर्जा स्तर आरेख होता है, तो अगर 100 परमाणु हैं तो 100 ऊर्जा स्तर बन जाएगा। उस तरीके से हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे, 200 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऊर्जा स्तर में S वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो अगर 100 ऊर्जा स्तर है तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 200। ऐसे ही दूसरे में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2s लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें भी s है और 100 परमाणु है, तो s वाले में ऊर्जा स्तर कितना, 100 ही होता है, तो 100 परमाणु के लिए 100 ऊर्जा स्तर हो गया। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास एक परमाणु के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है भरने के लिए L वाले में, तो सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे, 100 इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ 100 इलेक्ट्रॉनों के लिए अभी भी जगह खाली पड़ी होती है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये आधा भरा बैंड है, ठीक है। तो हमने समझा यहाँ पर कि क्या होता है हम लोग का पूर्ण बैंड, आधा भरा बैंड या रिक्त बैंड क्या होता है। जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है वो रिक्त बैंड कहलाएगा, जिसमें आधा भरा हुआ है वो आधा भरा बैंड कहलाएगा, और जो पूरी तरह से भरा हुआ है वो कहलाएगा पूर्ण बैंड। यहाँ पूर्ण बैंड को हम लोग बोलते हैं फिल बैंड, आधे भरे को बोलते हैं हाफ फिल बैंड, और जो खाली पड़ा हुआ है उसे बोलेंगे एम्प्टी या फिर अनऑक्युपाइड बैंड। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए लिथियम परमाणु के लिए। तो हम लोग का अगला टॉपिक है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, अचालकों और अर्धचालकों की व्याख्या। कि ऊर्जा बैंड के आधार पर हम लोग ये बताएंगे कि क्या होते हैं चालक, क्या होते हैं अर्धचालक और कुचालक क्या होते हैं। कुचालक को ही हम लोग कहते हैं अचालक। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालकों का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बॉन्ड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अचालक क्या होता है। तो अचालक वे होते हैं जिनमें जो चालन बैंड है और जो संयोजी बैंड है उनके बीच में जो निश्चित ऊर्जा बैंड है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं अचालक। अर्थात इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हम लोग को नहीं प्राप्त होता है। अगर हम लोग इसको अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा देते हैं तब कुछ इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो अचालक होते हैं उनमें जो निश्चित ऊर्जा क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा होता है, और लगभग कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है।
अचालक में क्या होता है कि जो संयोजी बैंड होता है वो पूरी तरीके से भरा रहता है, जो संयोजी बैंड है वो पूरी तरीके से भरा होता है, और चालन बैंड पूरी तरीके से खाली होता है। और तीसरी बात ये होती है इसमें कि जो निश्चित ऊर्जा क्षेत्र है वो काफ़ी अधिक होता है, निश्चित ऊर्जा क्षेत्र काफ़ी अधिक होता है। वहीं जो चालक हैं, कंडक्टर्स हैं, उनमें जो संयोजी बैंड है वो चालक बैंड पर अध्यारोपित होता है। कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, या फिर कह सकते हैं इनके बीच जो निश्चित ऊर्जा क्षेत्र है वो बहुत कम होता है। इसी वजह से यहाँ संयोजी बैंड से चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से जा पाते हैं। लगभग कमरे के ताप पर जो है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो संयोजी बैंड से निकल कर चालन बैंड में जा पाते हैं। इनके बीच जो निश्चित ऊर्जा क्षेत्र है वो ना के बराबर होता है, कह सकते हैं बहुत कम 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, या फिर हम कह सकते हैं जैसे ऊपर दिया गया है बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित ही होते हैं जो चालक बैंड है और संयोजी बैंड। या फिर दूसरा इसका डायग्राम देख सकते हैं कि बहुत कम निश्चित ऊर्जा क्षेत्र होता है। कहने के मतलब ये है कि जो चालक होते हैं उनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो उपस्थित होते हैं चालन बैंड में, या फिर कह सकते हैं बहुत ही कम ऊर्जा देकर या फिर ना के बराबर ऊर्जा देकर हम चालक बैंड में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर सकते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक वे होते हैं कि जिनमें संयोजी बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन हमें चालन बैंड में दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें संयोजी बॉन्ड के जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चालन बॉन्ड में भी हमें मिल जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है जर्मेनियम का और सिलिकॉन का। जर्मेनियम और सिलिकॉन दो बहुत ही अच्छे अर्धचालक होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जर्मेनियम दिया गया है, इसके बीच जो निश्चित ऊर्जा क्षेत्र है 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, जो लगभग 1 के आसपास है। वहीं पे हम लोग सिलिकॉन देख रहे हैं, इसमें भी 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो है निश्चित ऊर्जा क्षेत्र है, जो कि बहुत कम है। मतलब थोड़ी सी ही ऊर्जा देकर हम लोग आसानी से इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह करा सकते हैं। तो इस तरह से जर्मेनियम और सिलिकॉन भी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कराते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इनमें जो चालन बैंड है वो कुछ भरा हुआ होता है और संयोजी बैंड कुछ खाली होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देख पा रहे हैं इनमें निश्चित ऊर्जा क्षेत्र बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि क्या होते हैं चालक, अचालक और अर्धचालक। तीनों में डिफरेंस मुख्यतः यही है कि इनमें निश्चित ऊर्जा क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है, चालक में निश्चित ऊर्जा क्षेत्र ना के बराबर होता है, अर्धचालकों में बहुत ही कम होता है। थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त करते ही इसमें हमें चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल जाते हैं। वहीं देखा जाए तो इसमें संयोजी बैंड पूरी तरह से भरा होता है, चालन बैंड पूरी तरह से खाली होता है। अचालकों में, चालकों में देखा जाए तो संयोजी बैंड और जो चालक बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आसानी से हम चालक बैंड में जो है इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर सकते हैं। और जो अर्धचालक होते हैं इनमें जो संयोजी बैंड होता है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन हमें चालन बॉन्ड में मिल जाता है। तो इस तरह से होते हैं अपने चालक, अचालक और अर्धचालक। इनकी थोड़ा और डीप परिभाषाएं हम आप लोग को लिखा देते हैं जो आप लोग बोर्ड परीक्षाओं में आसानी से लिख सकते हैं। ये तो हमने आप लोगों को समझा दिया कि क्या होता है अचालक, चालक और अर्धचालक। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, हम एक एक करके दोनों की परिभाषाएं जो है नोट करा देते हैं। बना लीजिए आप लोग इसको। तो देख लेते हैं कि अचालक क्या होते हैं। अचालकों की डिफिनीशन नोट कर लीजिए आप लोग। जो आप लोग समझाया मैंने अभी वही यहाँ पे हमने लिखाया भी है। आप अचालक, चालक और अर्धचालक को समझ चुके हैं कि क्या होता है। एक बार फिर से देखते हैं थ्योरी के माध्यम से इसको, कि अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने जनक परमाणु से दृढ़तापूर्वक बने रहते हैं। मतलब अचालकों में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने परमाणु के से दृढ़तापूर्वक बने रहते हैं, जिनको मुक्त कराने के लिए काफ़ी प्रबल विद्युतीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग उसको बहुत ज़्यादा ऊर्जा देंगे तभी वहाँ से संयोजी क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। अगर हम लोग ऊर्जा बैंड धारणा के अनुसार देखें तो अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड पूर्ण होते हैं। आप लोग अचालकों का जो हमने अभी ग्राफ बनवाया उसमें देख सकते हैं
कि जो संयोजी बैंड होता है पूरा भरा हुआ था, ठीक है, चालन बैंड पूरी तरीके से रिक्त है। वहीं निश्चित ऊर्जा बैंड की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा थी, है ना, उनके बीच जो निश्चित ऊर्जा बैंड की चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा थी। चालक में देखेंगे आप लोग कि चालक पदार्थ वे होते हैं जिनमें विद्युत चालन हेतु पर्याप्त मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन हम लोग को उपलब्ध होते हैं, मतलब चालन कराने के लिए चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगर ऊर्जा बैंड धारणा के अनुसार हम लोग देखें कि चालक क्या होते हैं, तो जिनके संयोजी बैंड व चालन बैंड पर अध्यारोपित होते हैं, मतलब जो संयोजी बैंड है वो चालन बैंड से जुड़ा हुआ होता है या उसी से कुछ लगा हुआ होता है, अथवा ये कह सकते हैं संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच जो स्थित निश्चित ऊर्जा बैंड की चौड़ाई है बहुत ही कम होती है। जैसा कि आप लोगों ने लिखा है वो लगभग कितना थी, 0.07 थी, जो कि बहुत ही कम है। आप ग्राफ और इस परिभाषा को ध्यान से देखेंगे और पढ़ेंगे तो बिल्कुल सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि अर्धचालक की क्या परिभाषा है। आप लोग इसको अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। अर्धचालकों की परिभाषा देख लेते हैं। एक अर्धचालक पदार्थ वह होता है जिसके विद्युतीय गुण सुचालकों तथा कुचालकों के मध्य होते हैं। कहने का मतलब ये है, ये कुछ गुण सुचालक के भी रखता है और कुछ गुण कुचालक के भी रखता है। ऊर्जा बैंड धारणा के अनुसार अगर हम लोग देखें तो कमरे के ताप पर अर्धचालक वे हैं जिनके चालन व संयोजी बैंड आंशिक रूप से भरे होते हैं। कहने का मतलब कुछ संयोजी जो बैंड है वो खाली होता है और कुछ जो है चालन बैंड खाली होता है, जैसा कि आप लोग ग्राफ में देख सकते हैं पीछे। यहाँ हम कहेंगे कि चालन व संयोजी बैंड आंशिक रूप से भरे हुए हों तथा जिनके मध्य निश्चित ऊर्जा बैंड काफ़ी सकरा हो, मतलब जो उनका निश्चित ऊर्जा बैंड है वो लगभग कितना था, 1 के आसपास ही होना चाहिए। जैसा कि हमने जर्मेनियम और सिलिकॉन में देखा कि जो उनका निश्चित ऊर्जा क्षेत्र है वो बहुत सकरा है। अगर इसकी परिभाषा देखें हम लोग अर्धचालक की, कि परम शून्य ताप पर मतलब 0 केल्विन पर अर्धचालकों का चालन बैंड पूर्ण रूप से रिक्त होता है। 0 केल्विन पर मतलब कमरे के ताप पर लगभग जो इनका चालन बैंड होता है वो पूर्ण रूप से रिक्त होता है। अतः इस ताप पर एक अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करता है, परंतु ताप बढ़ाने पर निश्चित ऊर्जा बैंड की चौड़ाई घटनी शुरू हो जाती है। जो हमारा निश्चित ऊर्जा बैंड उसकी चौड़ाई धीरे धीरे करके कम होती जाती है। इस प्रकार संयोजी बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, जिससे अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। कहने का मतलब जो हमने देखा कि चालन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो संयोजी बैंड है उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर चालन बैंड में चले जाते हैं और उसकी संयोजकता बढ़ जाती है। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ने पर ही बढ़ती है। इस कारण हम लोग कहते हैं कि अर्धचालकों का जो प्रतिरोध ताप गुणांक है अल्फा वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि क्या होते हैं अचालक, चालक और अर्धचालक। आप लोग ग्राफ को अच्छे से बना लीजिए, जो थ्योरीज दी गई उनको नोट कर लीजिए और ध्यान से सभी को एक साथ देखकर पढ़ेंगे तो बिल्कुल अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। बस आज के लेक्चर में इतना ही और हम लोग इसकी आगे टॉपिक जो है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।